वेलकम इन साइंस एक स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 और चैप्टर का नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मैंने दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। और इस वीडियो का जो नोट्स होंगे PDF नोट वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, जो आपकी NCERT बुक है उसमें जो टॉपिक है 6.6 व्हाट इज़ अ फ्यूल, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहला टॉपिक 6.6 जो है वो क्या है, व्हाट इज़ अ फ्यूल, मतलब फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल क्या है ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, ठीक है, हल्का बहुत। तो यहाँ पे हम डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट समटाइम्स लाइट ऑल्सो इज नोन एज फ्यूल। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंबस्टिबल है और वो हीट प्रोड्यूस करता है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है समटाइम्स लाइट ऑल्सो, मतलब जो फ्यूल है ये लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हमेशा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है समटाइम्स लाइट ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो वहाँ से गर्मी भी पैदा होती है, यानी हीट भी पैदा होगी और लाइट भी पैदा होगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपकी बाइक में पेट्रोल जल रहा है तो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, वहाँ से सिर्फ हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हीट तो हमेशा ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो लाइट है वो कभी कभी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ जो कंबस्टिबल है और हीट प्रोड्यूस करेगी उसे हम बोलेंगे फ्यूल। एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, कोल हो गया, वुड हो गया, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने हेडिंग डाली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, मतलब अच्छे ईंधन की क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो पहला पॉइंट है इट शुड बी इजली अवेलेबल, मतलब ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने इट शुड बी चीप, मतलब कि अच्छा ईंधन वो है जो सस्ता हो। बहुत ज़्यादा महंगा ईंधन होगा तो बहुत सारे लोग उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है इट बर्न्स इजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब क्या है कि अच्छे ईंधन की एक और पहचान होती है कि ये आसानी से बर्न हो जाए हवा में और ये मॉडरेट तरीके से बर्न हो। मॉडरेट तरीके से मतलब ना बहुत धीरे ना बहुत तेज़। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया ईंधन के रूप में जो एकदम से धमाका ही हो गया, बहुत सारा पूरा एक बार में जल गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये मॉडरेट रेट पे जलना चाहिए, धीरे धीरे। ठीक है, ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ। चौथा है इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब क्या कि अच्छा ईंधन वो है जिसको हम थोड़ा सा जलाएं लेकिन वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करे, मतलब कि उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका पांचवा पार्ट है इसमें मैंने लिखा है प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन, मतलब अच्छे ईंधन की एक और पहचान होती है कि ये कम से कम पॉल्यूशन करता है। छठा मैंने लिखा है इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी, मतलब कि जो ईंधन है इसको स्टोर करना इजी हो और इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो। जैसे कि आप सिंपली ले लो, आपका जो LPG का सिलेंडर है घर में आता है, उसमें वो जो सिलेंडर है उसमें इतना फ्यूल स्टोर है कि आप उससे 1 महीने तक का खाना बना सकते हो, उसको ले जाने ले आने में भी आसानी रहेगी। लेकिन आप सोचो कि आप 1 महीने की लकड़ी को इकट्ठा करते हो तो उसको रखने के लिए आपको बहुत सारी जगह चाहिए होगी। अब 1 महीने के खाना पकाने के लिए जो लकड़ी होगी वो कहीं ले जाने ले आने में बड़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब कि अच्छा ईंधन वो है जो आसानी से स्टोर हो जाए, कम जगह ले और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी रहे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड फ्यूल की। देखो, बहुत बार आप गुड फ्यूल की जगह एक टर्म सुनते हो आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का मतलब होता है ऐसा फ्यूल जो बिल्कुल ही पॉल्यूशन ना करे, बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, मतलब उसमें सारी अच्छी बातें हों जो असलियत में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी ईंधन लोगे वो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा। तो रियल लाइफ में आइडियल फ्यूल जैसी चीज़ को अचीव करना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। ठीक है, तो हम आइडियल फ्यूल को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से गुड फ्यूल से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड फ्यूल की। अब आगे बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पर कि फ्यूल कितना एफिशिएंट है, कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब हम उसको जलाते हैं तो। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा।
तो यहाँ पे मैं लिखा है फ्यूल एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर इफ़ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई। मतलब कि किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। अब क्वेश्चन आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू से हमारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबर्सन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। मतलब कि अगर हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस फ्यूल के 1 kg के कंबसन से, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे उस फ्यूल की वो कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि मान लीजिए आपने 1 किलो कोई सब्सटेंस जलाया और 1500 किलो जूल हीट उसमें से प्रोड्यूस हुई कंप्लीट कंबसन के बाद। तो 1 किलो आपने वो जलाया था, 1500 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो यही 1500 किलो जूल उस जो भी चीज़ आपने जलाई है उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि आप 1 किलो लकड़ी जलाओगे आपको कुछ और हीट मिलेगी, आप 1 किलो पेट्रोल जलाओगे आपको कुछ और हीट मिलेगी। तो मतलब क्या है कि अलग अलग चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होगा हीट देने के मामले में। ठीक है ना, लेकिन हम सिर्फ हीट को नहीं देखते हैं, हम हीट के अलावा ये भी देखते हैं कि वो पॉल्यूशन कर रहा है कि नहीं, उसको ले जाना ले आना एक जगह से दूसरी जगह आसान है कि नहीं, तब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है कौन सा फ्यूल बुरा है। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताए थे। ठीक है, अब जो ये कैलोरीफिक वैल्यू है इसको एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर केजी में। मतलब कितने किलो जूल एनर्जी मिली हमें, हीट एनर्जी, ठीक है, जब हमने पर केजी यानी 1 kg जलाया। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप केजे पर केजी, मतलब क्या, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं फ्यूल को जलाने के। तो अब देखो हमारी अगली हेडिंग है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब फ्यूल जलाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है आंसर। पहला पॉइंट है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा। मतलब जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो कुछ कार्बन के पार्टिकल जो अनबर्न रह जाते हैं, ऐसे हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे ये, ठीक है, बट कुछ पार्टिकल्स कार्बन के अनबर्न रह जाएंगे, अधजले रह जाएंगे, पूरी तरह जल नहीं पाएंगे, और ये पार्टिकल सांस लेने की बीमारी प्रोड्यूस कर देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे दिक्कत करते हैं, जैसे कि अस्थमा वगैरह जो बीमारियाँ होती हैं वो ऐसे पार्टिकल्स के कारण जल्दी हो जाती हैं। ठीक, और दूसरा है इनकम्प्लीट कंबर्सन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि जब इनकम्प्लीट कंबर्सन होता है, पूरी तरह से कोई चीज़ जल नहीं पाती इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। याद रखना मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, और जब CO2 होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इनकम्प्लीट कंबसन जब होता है, जब पूरी तरह से कंबसन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है CO। ठीक है, और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस बात को नोट कर लेना। इसके बाद देखो जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबर्सन ऑफ फ्यूल इज ए मेजर रीजन फॉर या फिर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इससे पहले हमने बात की थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा सा बना लेता है और जो हीट सन के अंदर आ जाती है उसे ये बाहर नहीं जाने देता। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे टेम्परेचर जो हो रहा है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक मेन रीजन है CO2 जो कि फ्यूल के जलाने से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और भी बहुत रीजन है इसके प्रोड्यूस होने के, बट एक मेन रीजन है बर्निंग ऑफ फ्यूल। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है बर्निंग कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस SO2 विच इज सफोकेटिंग। मतलब कोल एंड डीजल को हम जो जलाते हैं तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस होती है जो कि सफोकेटिंग है, मतलब इससे दम घुटता है। इसके बाद लिखा है ऑल्सो पेट्रोल इंजन्स प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड एंड सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। मतलब क्या है कि जो पेट्रोल के इंजन होते हैं जब इनमें पेट्रोल जलाया जाता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ सल्फर का मतलब है सल्फर का कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ हो, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का मतलब है
नाइट्रोजन का कंपाउंड जो ऑक्सीजन के साथ हो, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ये डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में, और जो रेन का वाटर होता है उसमें एसिडिक बिहेवियर आ जाता है, और ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो ये सारे नुकसान हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल के। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, सारे के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।